हमारे साथ अख्तर अली साहब हैं, डिप्टी सुपर रहे हैं आरजीकर अस्पताल के जब डॉक्टर संदीप घोष वहां पर थे, लेकिन आवाज उठाने में कभी कसर नहीं छोड़ी और अब भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। लड़ाई हुई किस बात पर थी? बनती नहीं थी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जो करप्शन था, उनका जो मैल प्रैक्टिस था, उसके अगेंस्ट में मैंने आवाज़ उठाया था। कोई उनके अगेंस्ट में बोलने का हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत गलत इंसान थे। स्टूडेंट लोगों को फेल कराते थे, फेल करा करके उनसे पैसे लेना, प्लस उन्होंने एक स्टूडेंट का ग्रुप तैयार करके रखा था जिनको बैठा के शराब पिलाते थे, उनसे पैसा कलेक्ट करवाते थे और जूनियर स्टूडेंट लोगों को धमकाना डराना इन लोगों का काम था। आंदोलन करना, आपने सुना होगा कि आंदोलन महीना पर महीना आंदोलन चल रहा है। एक ऐसा कॉलेज है कि सारे साल आंदोलन चल रहा है। तो ये कराते थे पावरफुल बनने के लिए, पैसे के लिए। और ऐसा कुछ कहना मुश्किल है कि क्या इरेगुलरिटीज़, क्या करप्शन है जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का सबसे पहले मैंने एक्सपोज किया था उनको कि ये जो यूज सिरिंज, डिस्पोजेबल नीडल और स्लाइन बोतल होते हैं, उनका एडिशनल सिक्योरिटी था अफसर अली खान, वो उन चीज़ों को बेचा करता था। और जो बांग्लादेश सिटीजन जो है वो रबी और पांचू नाम था, वो इसको ख़रीद के बांग्लादेश में रिसाइकिल करता था। इसको मैंने 20 मार्च 2023 को एक्सपोज किया था और मैंने रिटर्न इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया था चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी को और वहाँ के रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन को। मगर जिस दिन मैंने रिपोर्ट सबमिट किया वो इतने रसूख वाले थे कि उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया। फिर 2 दिनों में और भी जो लोग थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद ये कमेटी को डिसॉल्व करके ये पूरे रिपोर्ट को छाप दिया गया। इस मामले में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। TV9 मीडिया क्या होता था कि वो कुछ भी कर लेते थे लेकिन उनको हिलाया नहीं जा सकता, ऐसी क्या रसूख था? ये देखिए 2 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ और मैंने उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन काफ़ी जगह कंप्लेंट किया, डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। और उनका ट्रांसफ़र होने के बाद एक बार 24 घंटे के अंदर और एक बार 21-22 दिन के अंदर। क्या ये बात सच है कि वो कहते थे कि हमारी ममता बनर्जी से बड़ी अच्छी मुलाकात है, मुझे कोई हिला नहीं सकता? नहीं, ये तो वो नहीं बोलते थे, लेकिन इतना ज़रूर बोलते थे कि किसी का दम नहीं है कि मुझको हिला ले। वो नाम नहीं कोट करते थे, मगर बोलते थे कि किसी, मैंने बंगला में ही बोलते थे, कारो क्षमता नहीं, दम नहीं कि आमाके एखान থেকে সরাতে পারবে। कौन था बैकअप में, क्या लगता है? तो बैकअप में कौन था अभी मेरे लिए बोलना मुश्किल है। मैंने आज एक हाई कोर्ट में केस फाइल किया उनके करप्शन के, उन्हीं उसके इरेगुलरिटीज़ के अगेंस्ट में। और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय कमेटी लाइक ED, CBI वो इंक्वायरी करे और इनका पर्दाफाश करे और इनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका नाम एक्सपोज करे। अस्पताल में जो घटना हुई, अगर करप्शन का स्तर कम होता तो क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था? जी, करप्शन और सेफ्टी सिक्योरिटी अगर ठीक से मेंटेन किया जाता तो ज़रूर किया जाता, क्योंकि इतने सालों में तो कभी इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ। ये पहला बार है। जो इनके टेनियर में ही क्यों हुआ, ये भी एक सवाल उठता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या बहुत ही ज्यादा लचर व्यवस्था रही है आरजीकर अस्पताल में खास तौर से? देखिए, आरजीकर में पहले ऐसा नहीं था। आरजीकर ये बहुत रेप्यूटेड और एक अच्छा कॉलेज रहा है, क्योंकि 2021 जनवरी 2021 संदीप घोष के ज्वाइन करने से पहले ये ऑल इंडिया में 11 नंबर में आता था, ईस्टर्न इंडिया में 1 नंबर में कॉलेज आता था। सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी सारा प्रोजेक्ट इस कॉलेज के पास है, जैसे नेल्स है, नेशनल इमरजेंसी स्किल लैब, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च लैब, इस तरह का और भी काफ़ी प्रोजेक्ट थे। मगर इसके आने के बाद ये पूरे कॉलेज का रेपुटेशन और इमेज को बर्बाद कर दिया अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने करप्शन के लिए, अपने दुर्नीति के लिए। करप्शन में क्या लोकल स्थानीय पुलिस की भी भूमिका रहती थी, संजय राय जैसे लोगों की जो सिविक वॉलंटियर के नाम पे काम करते थे? ये भी मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम में संजय राय जब मैं था तो उतना हाईलाइटेड नहीं था और इस तरह की कभी कोई घटना हुई नहीं थी। मगर ये है कि अगर पुलिस और प्रशासन चाहे तो हर चीज़ को रोक सकती है। जो जहाँ पॉइंट ऑफ अकरेंस है वहाँ पर तो एकदम से दीवार तोड़कर काम चालू हो गया, लगता है कुछ दाल में काला है। ये लैप्सेस है एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे डिसीज़न लिया तो हो सकता है कि कुछ राज की बात हो, मगर उम्मीद है क्योंकि CBI इसकी इंक्वायरी कर रही है, वो जड़ तक पहुंच जाएगी। जो शव आते थे, लावारिस शव हों या फिर बाकी सारी चीज़ हों, उनके साथ छेड़छाड़ के मामले भी रहे हैं? जी, ऐसा 5 बॉडी है जो वो किसी की परमिशन के बगैर वर्कशॉप के लिए, ENT वर्कशॉप के लिए दिए थे। तो रिश्तेदारों ने कंप्लेन किया था और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी उनको समन किया था। इस मैटर को लेके हाई कोर्ट में PIL भी हुआ था। तो
ये काफ़ी ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट और पुलिस के पास है, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि इसमें भी उनका कोई एक्शन या कोई सज़ा नहीं हुआ। पुलिस के पास बार बार जाने पर क्या इनके खिलाफ सुनवाई होती थी? देखिए, मैं तो खुद ये इस बात का एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं देर रात कल तालाब पीएस में गया था इनके अगेंस्ट में एफआईआर करने, लेकिन एफआईआर लिया नहीं गया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इनके अगेंस्ट में कंप्लेन करने से सुनवाई नहीं होती है। इसके पहले भी एक व्यक्ति ने कंप्लेन किया था, मगर उसको जो है पुलिस थाने से जो आईओ है उन्होंने नलीफाई कर दिया था। तो ये तो कुछ तो होगा। पहले किसी तृणमूल कांग्रेस एफिलिएटेड प्रोग्रेसिव यूनियंस या बाकी सबके सदस्य भी रहे हैं? ये भी मेरे लिए बोलना मुश्किल है, मगर ये बोल सकता हूँ कि इससे पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे, उस वक्त भी इनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स थी, उसके बावजूद प्रमोशन होकर ये प्रिंसिपल बैठ गए। महिलाओं के प्रति इनका कैसा रवैया रहा है, अपनी पत्नी के प्रति या बाकियों के प्रति? देखिए, पहली पत्नी का जब डिलीवरी हुआ था तो 14 दिन का बच्चा था, जो सीजर हुआ था, तो इन्होंने पहली पत्नी के पेट में लात मार दिया था, तो वो पूरा स्टीच जो है वो स्टीच ब्रेक हो गया। फिर स्थानीय लोगों ने उनको अस्पताल में ले गई, लेकिन फिर वो एक्सपायर कर गई। और अच्छा नहीं था, रवैया इनका अच्छा नहीं था। अस्पताल में, क्योंकि बंगाल और बांग्लादेश में भाषा की समानता है, तो क्या कोई ऐसी घटना भी हुई है जहां पर ये शक उभरे या शक रहे कि यहाँ के शव, ऑर्गन्स या फिर कोई भी सामान को तस्करी के तौर पर या किसी और जरिए से इस्तेमाल किया जाए पैसे कमाने के लिए? देखिए, ये तो मैंने बायोमेडिकल वेस्ट के स्कैम को पकड़ा था कि उसमें 2 लोग थे इन्वॉल्व, बांग्लादेशी लोग। अब जहाँ तक डेड बॉडी की बात है, तो डेड बॉडी ये वो बेचते थे, ये मालूम है। किसको बेचते थे ये नहीं पता, प्लस वर्कशॉप के लिए देते थे, वो उसमें वो पकड़े गए और एक्सपोज हुए। तो इस पे एक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन ये उसका गुड लक है कि एक्शन नहीं हुआ। अब हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई अथॉरिटी एक्शन नहीं ले सकती है, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट सामने रहे, तो ये तो अनफॉर्चुनेट ही मैं बोलूँगा। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं आरजी कर में, क्या ये बात सच है कि सरकारी स्कीम्स का, केंद्र की स्कीम्स को के पैसे को इधर से उधर किया जाता है? हाँ, वो इसको करते थे, ये इसमें उनको महारत हासिल था। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं उनको पीएचडी बोल सकते थे, क्योंकि ये करप्शन करना प्लस सबूत, जुल्म करके सबूत मिटाना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल था। इनका दिमाग उसी तरफ ज़्यादा चलता था। ये स्टूडेंट लोगों को भाई इनकी सिक्योरिटी, ये सब से इनको कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब था अपने करप्शन से, उनका मतलब था अपने पैसों से। कोई कमीशन उनका फिक्स रहता था या 20% वो लेते थे, 20% कमीशन लेते थे। सब सारे टेंडर वगैरह जो भी होता था, सप्लायर वगैरह माल, उस पर एकदम ओपन करप्शन था। 20% उनका रेट फिक्स था। स्टूडेंट्स के प्रति? स्टूडेंट के प्रति मैंने ऐसा सुना है कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से 8 से 10 लाख कलेक्शन पास कराने के लिए लिया जाता था, और जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनसे 2.5 से 3 लाख रुपए ऐसे लेते थे। कभी किसी स्टूडेंट ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई इस पर? बिल्कुल आवाज़ उठाया था, लेकिन उनका वो कैरियर बर्बाद कर दिए। उनके अगेंस्ट में मॉलेस्टेशन केस करवा दिए, अरेस्ट वारंट निकलवा दिए, उनका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिए। इस तरह का कई स्टूडेंट है। अभी तो 3 का नाम मैं ले ही सकता हूँ, जुनीत है, चंद्रमौली है, मैनक है। ये लोग आवाज़ उठाया था, इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया। वो स्टूडेंट्स आवाज़ उठाते थे तो उनके खिलाफ ही मामले हो जाते थे? हाँ, उनके खिलाफ ही मामला कर देते थे। अब ये रसूख वाले थे, प्रिंसिपल थे, चेयर का एक दाम होता है, एक पावर होता है। अख्तर अली को डर क्यों नहीं लगता? अख्तर अली को डर नहीं कि उनके खिलाफ एक्शन होगा? अख्तर अली को डर लगता था, लेकिन 2 जज्बा। एक है कि ये जो बच्चे की ज़िंदगी से खेलते थे, अगर इनमें मेरा खुद अपना बच्चा होता तो मैं क्या करता? क्या मैं ये लड़ाई नहीं लड़ता? क्या उनके साथ खड़ा नहीं रहता? ये जज्बा। दूसरा जो बायोमेडिकल वेस्ट था, मैं सोचता हूँ कि ये समाज के लिए क्षतिकारक है, किसी भी इनोसेंट आदमी को इसका नुकसान पहुँच सकता। तो इसलिए ये चीज़ों ने मुझे हिम्मत दिया, मेरी ज़मीर ने मुझे हिम्मत दिया। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगर आपको कुछ कहना पड़े तो क्या कहेंगे? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन जल्द से जल्द होनी चाहिए। बस जरूरी है ये एक्शन होना, क्योंकि इस इनएक्शन की वजह से एक जान जा चुकी है, आगे न जाने क्या ही होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।